हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लासेस। जो बच्चे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उन एंटायर सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पूरे सिलेबस की स्ट्रक्चर्ड क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्युटली। इवन जो ये सेशन होगा, जो अब हम ये मैं न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी एक मैंने पिछले जून 2023 के लिए एक सेशन कंडक्ट किया था। अब एक न्यू बैच है सेशन दिसंबर 2023 के लिए, उन बच्चों के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 2 कॉमर्स है। एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट होगा, 100% जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट है, जिसमें से पेपर आएगा ही आएगा। आपको मैं हर वो टॉपिक कवर करवाऊंगा, हर वो यूनिट अच्छे से करवाऊंगा जिसमें से पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम पेपर 2 के, जो आपका पेपर 2 है जिसका कोड 08 है, कॉमर्स का है, उसकी पूरी डिटेल में तैयारी करेंगे। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पूरा का कंप्लीट सिलेबस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। डेली क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी, यूनिट वाइज होंगी, क्लास नंबर वाइज चलेगी, कोई भी क्लास जंबल नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, हमारी स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होगी। इवन हम जब हमारा पूरा इंटायर सिलेबस कवर अप हो जाएगा, जैसे कि अब जुलाई है, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हम बिगनिंग तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत सॉलिड तरीके से हो सके, जो आपका 100% विद 100 परसेंटाइल आपका यूजीसी नेट का फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और इवन जेआरएफ भी क्लियर हो जाए। डेली क्लासेस होंगे, आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। चाहे तो आप उन नोट्स से अपने हैंड में नोट्स बना लो, हाइलाइट्स ओनली लिख लो, चाहे आप उसको प्रिंट आउट निकाल लो, एज इज योर विश। जो आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके लिए आपको, अगर आपने पीडीएफ को लेना है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 कॉमर्स मेड इजी। आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल न्यू चैनल, फ्रेश चैनल मैंने बनाया है, उसका मैंने लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया। आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी यूट्यूब की वीडियो पे मिल जाएगा। आप उससे ज्वाइन कर लो। आपको डेली, जैसे पहले यहाँ पे क्लास कंडक्ट होगी, उसके बाद मैं आपको उस क्लास की उतने ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको एक बार सेल्फ स्टडी भी कर सको। नेक्स्ट, जो मैं क्लासेस कंडक्ट करूंगा डेली, वो होंगी यूट्यूब पे। यूट्यूब के चैनल का नाम ऑलरेडी आपको पता ही है, दैट इज यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आप उसे ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट कर दो। बिल्कुल फ्री कंटेंट है, रेलेवेंट कंटेंट है, जेन्युइन कंटेंट है, जिसमें से पेपर 100% आएगा ही आएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्लासेस विद पीडीएफ नोट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना, बिल्कुल कंप्लीट बैच कंडक्ट करेंगे, पूरी आपकी डिटेल में तैयारी होगी। आपको बस करना है क्या है, एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, और दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो, उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल गए। बेल आइकन को प्रेस करो, आपके पास नोटिफिकेशंस आएगी। आप डेली देखो, हम कुछ टाइम बाद जब हमारा 50% से अबव सिलेबस चल गया, उसके बाद हम लाइव सेशंस भी कंडक्ट करने स्टार्ट कर देंगे। यूट्यूब चैनल का लिंक ऑलरेडी, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ये है, वैसे तो आपने ज्वाइन किया ही हुआ है, देखो। सब्सक्राइब करो उसको, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उस पर आपको अच्छे से डेली क्लासेस पूरी एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लेलिस्ट भी मिलेगी। डेली क्लासेस नंबर वाइज चलेंगे, कोई भी क्लास जंबल नहीं होगी। अब आपको ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ बता दिया। मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता दिया, जिसपे आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, यूट्यूब चैनल जिसमें हम क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स है, आप चाहे टेलीग्राम पे मैसेज करो, चाहे आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आपका डाउट चाहे 1 बार हो, 2 बार हो, 100 बार हो, वो डाउट क्लियर करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। जो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी रिकमेंड करो चैनल। किसी जगह पे आपको 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, बिल्कुल रेलेवेंट और जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, जिसमें से डैम श्योर पेपर आएगा ही आएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस को देखते हैं। देखो, जो यूजीसी का सिलेबस है आपका पेपर 2 कौन सा है? कॉमर्स का।
उसका कोड नंबर क्या है 08। सो इसमें टोटल 10 यूनिट्स आती हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की। जो आपकी सेकंड यूनिट है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की है। जो आपकी थर्ड यूनिट है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स की है। जो आपकी फोर्थ यूनिट है बिजनेस फाइनेंस की है। जो आपकी फिफ्थ यूनिट है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक और रिसर्च मेथड्स हो गए। सिक्स यूनिट में आपके बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। सेवंथ यूनिट में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। एट्थ में मार्केटिंग के रिगार्डिंग हो गया। नाइन्थ में आपके लीगल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे बिजनेस के। 10th में आपके इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग आ जाएगा। ये हमारी 10 यूनिट्स है पेपर 2 की, जिसमें से पेपर आता है। इन 10 की 10 यूनिट्स में एंटायर सिलेबस को हम स्ट्रक्चर्ड क्लासेस में नंबर वाइज कंप्लीट करेंगे। हमारा टारगेट क्या है, हम 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये 10 की 10 यूनिट्स डिटेल में स्टडी कर ले। फिर हम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ताकि जो 100% के साथ 100% श्योरिटी हो कि आपका पेपर दिसंबर वाला क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही हो। सो अब जो आज से हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे यूनिट 1 से, जो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस किया। देखो इसको हम पहले एक बार डिटेल में देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या हमें जो मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। देखो जो आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट है, इसमें सबसे पहले तो आते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें से जो आपकी मेन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज है उनको स्टडी करेंगे। हम अपनी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नमेंट का रोल क्या है बिजनेस में उसको स्टडी करेंगे। लीगल एनवायरनमेंट में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ेंगे, फैमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को स्टडी करेंगे। सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं और उनकी क्या इन्फ्लुएंस है बिजनेस पे उसको स्टडी करेंगे। सीएसआर क्या है यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड लाइन में क्या आता है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की, हमारी ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स हो गए। आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर रहे हो तो उसके क्या मोड्स होंगे उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद आपकी इंटरनेशनल ट्रेड जो कंडक्ट कर रहे हो उसकी कुछ थ्योरीज जो रेलेवेंट है उनको स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में उसको स्टडी करेंगे। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसको डिटेल में करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फॉरेन एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी, एफडीआई के टाइप्स हो गई, कॉस्ट क्या पड़ती है हमें, उसके क्या बेनिफिट्स हैं एफडीआई के होम और होस्ट कंट्री दोनों को, एफडीआई के ट्रेंड्स हो गए, इंडिया की एफडीआई पॉलिसी होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम अपने लेवल स्टडी करेंगे जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, जैसे कॉमन मार्केट हो गया, फ्री ट्रेड एरिया, इनको सबको स्टडी करेंगे। ट्रेड क्रिएशन और डाइवर्शन इफेक्ट्स उनको स्टडी करेंगे। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, एशियन, सार्क और नेफ्टा क्या है, नेफ्टा को किसने रिप्लेस किया था, कब किया था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, यूएनसीटीएडी हो गया। उसके बाद हमारी डिटेल में हम जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है, गैट्स क्या है, ट्रिप्स क्या और ट्रिम्स क्या है। ये थी हमारी यूनिट 1 का डिटेल में सिलेबस, इसको हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा भी पेपर, देखो आप अकेला इस सिलेबस तक सीमित नहीं रह सकते, आपकी बाउंड्री ये सिलेबस नहीं है, क्योंकि जब नेट का पेपर पुट ऑन किया जाता है कई बार कुछ इस सिलेबस के डीप जाके भी चीजें पूछी जाती हैं। हम उन चीज़ों को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। अकेला हमारा ये नहीं हमने ये हेड से स्टडी करने है, हमने वो चीज़ को पकड़ना है जो यूजीसी पकड़ता है पेपर में, यानी कि जिसमें से क्वेश्चन आता है हर वो चीज़ हम कवर अप करेंगे, चाहे हमें इस सिलेबस से भी आगे जाना पड़े। ओके, सो जो आज की हमारी क्लास है हम स्टार्ट करेंगे हमारी यही यूनिट 1 की जो फर्स्ट लाइन है, कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और अप टू सीएसआर तक इसको स्टडी करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन डू लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। इवन आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, उस पर आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिलेबस पे अब नोट्स पे मूव ऑन करते हैं। देखो यूनिट वाइज सिलेबस है पूरा, मैंने आपको इस तरीके से अरेंज करके दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप 1 मिनट में यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को स्टडी कर सको। दिसंबर के लिए जो बच्चे 2023 दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर चैनल को ज्वाइन करो। इवन जो बच्चे नेक्स्ट
जून 2024 या दिसंबर 2024 से अगर वो भी वीडियोस को देखो, वो साइड बाय साइड अपनी स्टडीज के वीडियोस को जरूर देखो, ताकि जो आपको पता चल सके पेपर में होता कैसे है, यानी आपका पेपर में फ्लो बन सके। सो लेट्स मूव ऑन। सो देखो सबसे पहले हमारे पास मैंने यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया, यूनिट 1 है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की। उसमें सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताती है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। सो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था सिलेबस में, आप कॉन्सेप्ट्स और एलिमेंट्स को बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। उसमें हमारी सबसे पहली चीज आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत चीजें आती हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स। देखो इकोनॉमिक सिस्टम ये होते हैं क्या, ये स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमी का। अब इसमें क्या क्या आता है, बेसिकली इट रेफर्स टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी किस तरीके में स्ट्रक्चर्ड वे में है, उसमें क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कैसी उनकी रिसोर्सेज की एलोकेशन है, एंड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन कैसी है उनके गुड्स और सर्विसेज की, ये सब कुछ इकोनॉमिक सिस्टम में स्टडी किया जाता है। अब कुछ इकोनॉमिक सिस्टम जो इंडिया में प्रिवेलेंट है वो है, सबसे पहले आता है कैपिटलिज्म, फिर आता है सोशलिज्म और फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमीज। ओके देखो सिंपल वे में बताता हूँ, यानी वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम है दैट रेफर्स टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी। यानी किसी भी इकोनॉमी का, हम इंडिया में है सो हम इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, यानी इंडियन इकोनॉमी की क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें रिसोर्सेज की एलोकेशन, प्रोडक्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी और कंजम्पशन होगी, जितने भी इंडिया में गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं उनकी, सब कुछ इंक्लूसिव है। जो इंडिया में कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनमें से सबसे पहला कैपिटलिज्म है, फिर सोशलिज्म है और फिर मिक्स्ड इकोनॉमीज होती है। देखो उसके बाद एक चीज को स्टडी करो, उन्होंने क्या कहा था, देखो एक आइडेंटिफाइएबल ग्रुप ऑफ पीपल जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एफर्ट्स टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले तो ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हो, देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिंपल वे में है, देखो मैंने जो चीज़ें ना बोल्ड की हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस इनमें से बने हैं। सिंपल वो कहना क्या चाहते हैं, जब कुछ आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जब 2-4 बंदे का ग्रुप जो आइडेंटिफाइबल, जब उनका ग्रुप बन जाता है, जब वो अपने खुद के एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं अटेन करने के लिए गोल्स को, उसे हम कह देते हैं उसे हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। देखो जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को ब्रॉडेस्ट सेंस में समझें तो उसका क्या मतलब होता है, यानी ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन वेरियस फैक्टर्स इन अ गिवन एंडेवर। यानी देखो आपको पता है हमारे 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब हम इनको आपस में जो इनकी रिलेशनशिप है, एक चीज को अटेन करने के लिए, कोई गोल को अटेन करने के लिए ब्रॉडर सेंस में हम उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके जैसे कि हमने स्टडी किया था, देखो इंडिया में कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम है 3, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। इनमें से अकेला कैपिटलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कैपिटलिज्म क्या होता है, जो आपका कैपिटलिज्म है इसमें क्या होता है, जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है लाइक फैक्ट्रीज हो गए, लैंड हो गए और रिसोर्सेज है, इनको टिपिकली प्राइवेट पर्सन्स ओन करते हैं और ऑपरेट करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। अब जो कैपिटलिज्म है इसका क्या मानना है, ये प्राइवेट ओनरशिप को एम्फसाइज करता है, यानी ये मेन यही कहता है कि प्राइवेट ओनरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल फ्रीडम देता है टू परस्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी हर इंडिविजुअल को फ्रीडम है कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है रिसोर्सेज के साथ, ताकि जो वो प्रॉफिट अर्न कर सके। और रोल क्या, जो आपका मार्केट का रोल है इन डिटरमाइनिंग प्राइसेस एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, उसको भी ये एम्फसाइज करेगा। सिंपल वे में कैपिटलिज्म का ये कहना है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, यानी जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो प्राइवेटली ओन्ड है। हर बंदे को, इंडिविजुअल को फ्रीडम है उनको यूज करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। इवन रोल जो मार्केट का रोल है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस को डिटरमाइन करने का और रिसोर्सेज को एलोकेट करने का, उसको भी कैपिटलिज्म एम्फसाइज करता है। देखो जो कैपिटलिज्म है इसमें जो आपका प्रॉफिट मोटिव है ना, वो ड्राइविंग फोर्स है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन क्या करते हैं, वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट्स को थ्रू यूज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो कंपटीशन है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एम्प्लॉयज में कैपिटलिस्ट सिस्टम में, वो क्यों होता है,
वो होता है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे आपको पता है स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है, इवन अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास लिमिटेड होती हैं। सो बट जो आपके कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, सो वो आपस में compete करते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्राइस का रोल है उसको हम ऑफन क्या कहते हैं, इनविजिबल हैंड, यानी प्राइस को कैपिटलिज्म में इनविजिबल हैंड के नाम से जाना जाता है, जो कोऑर्डिनेट करता है फ्लो को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एंड कंजम्पशन इन अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। यानी सिंपल चीज है, ये एक ऐसा इनविजिबल हैंड है जो आपकी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, उसमें ये आपके फ्लो, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, उसको कोऑर्डिनेट करता है। ओके, होप सो आपको इतने अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम जो अपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे, हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम स्टडी कर लिया, अब हम मूव ऑन होंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज पे। क्या है ये इकोनॉमिक पॉलिसी? देखो ये मेजर्स और स्ट्रेटजीज हैं जिसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है मैनेज करने के लिए और इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दो मेजर सिग्निफिकेंट टाइप की पॉलिसीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, जिनको हम दो अलग अलग नाम से जानते हैं। एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसीज, दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसीज। देखो जो तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट्स के रिलेटेड है, इन्फ्लेशन के और कंट्रोल करने के रिलेटेड है। बेसिकली इसे आरबीआई रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आपकी फिस्कल पॉलिसीज हैं ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, टैक्सेशन और पब्लिक डेट के रिगार्डिंग होती है। इनको भी हम आगे डिटेल में स्टडी करने, इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखो जो आपकी पॉलिसीज हैं वो डिफाइन करती है एरिया विद इन विच ए डिसीजन इज टू बी मेड। यानी आपको जो पॉलिसीज हैं बिजनेस की, या जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, यानी बिजनेस को छोड़ो, आप हम इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, पहले इकोनॉमिक की पॉलिसीज आपका एक एरिया डिफाइन करके आपको बताती है कि जिसके अंदर अंदर ही आपने जो भी डिसीजन लेना है वो लोगे। देखो जो पॉलिसीज होते हैं ना, ये एक बाउंड्रीज और लिमिट को इस्टेब्लिश करती है जिसके अंदर अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं। अब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, स्कोप प्रोवाइड करती है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को पूरी फ्रीडम है डिसीजंस बनाने के, लेने के लिए। यानी इस फ्रेमवर्क के अंदर अंदर वो डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, while ensuring that those decisions align with the overall objectives and principles set forth in the policy। देखो एक चीज का ध्यान रखना, पॉलिसी सिंपल ये कह रही हैं, ये आपको एक फ्रेमवर्क या बाउंड्री प्रोवाइड कर देती हैं जिसके अंदर अंदर जो डिसीजंस लिए जाएंगे। बट जब आपने डिसीजंस लेने हैं ना, आपने एक चीज माइंड में रखनी है, जो डिसीजंस आप इस फ्रेमवर्क के अंदर लोगे ना, वो आपका जो मेन पॉलिसीज का एम है ना उसके साथ जरूर अलाइन करने चाहिए। क्योंकि अगर आप पॉलिसी के एम के अगेंस्ट जाओगे सो वो आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे, वो आपको जस्ट एज अ कॉस्ट बियर अप करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी जो इन्वायरमेंट आती है वो आती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस में। देखो जो आपकी गवर्नमेंट है, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो क्रूशियल रोल प्ले करती है बिजनेस इन्वायरमेंट को शेप करने में। अब वो कैसे कर लेंगे? देखो वो लेजिस्लेशंस बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। ये तीन मेन चीजें हैं जो आपके बिजनेस को शेप करती हैं। यानी इसको यूज करके जो आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको गवर्नमेंट शेप करती है। देखो जो गवर्नमेंट है वो एक लीगल फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं, कंपटीशन को प्रमोट करते हैं, कंज्यूमर्स को इवन प्रोटेक्ट किया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर्स को। अब जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है उसकी क्या एक्सटेंट है, यानी कितने हाई लेवल तक वो इंटरवेन कर रही है, वो वेरी करता है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज और पॉलिटिकल सिस्टम। यानी इंडिया में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन अलग होगी, यूएस में अलग होगी, यूके में अलग होगी। सो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कंट्री टू कंट्री, एंड इवन पॉलिटिकल सिस्टम टू पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट हमारी जो इन्वायरमेंट आती है वो आती है लीगल इन्वायरमेंट। देखो लीगल एनवायरनमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? देखो ये एक लेजिस्लेशन थी जिसको डिजाइन किया गया था राइट्स और इंटरेस्ट जो कंज्यूमर के उसको सेफगार्ड करने के लिए, जब कंज्यूमर इंटरेक्ट करता है बिजनेस के साथ। देखो हर बिजनेस है, यानी वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करेगा, ट्रेड करेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, यानी उसका डैम श्योर है कंज्यूमर के साथ कॉन्टैक्ट बनेगा ही बनेगा। सो जब कंज्यूमर की इंटरेक्शन होती है बिजनेस के साथ, सो तब उसके
राइट्स को और उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की एक लेजिस्लेशन बनाई गई थी। अब जो ये लेजिस्लेशन है ये स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। अब स्टैंडर्ड्स किसके रिगार्डिंग? प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखनी है, आपने एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, वो हार्मफुल तो नहीं है किसी के लिए, आपने कंज्यूमर, देखो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कंज्यूमर उसे परचेज करता है, कई बार उन प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो डिटेरेट होते हैं या उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी, किसी भी तरीके की कोई भी ग्रीवियंस अराइज होती है कंज्यूमर की, यानी अगर कंज्यूमर कुछ कंप्लेंट करता है उसकी आपने रेजोल्यूशन कैसे करनी है, इसका सब जो मैंने आपको चीजें बताई, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है जो आप फेयर और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को इंश्योर कर सको, ये एम मेन इस लेजिस्लेशन का है। यानी बिजनेस को कंडक्ट करो बट कंडक्ट करो एथिकल वे में, यानी किसी की कॉस्ट पे किसी को हार्म नहीं होना चाहिए बिजनेस के कंडक्ट पे। ओके, अब इसमें एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखो, वैसे ये यूनिट 9 में बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक है, एक बार इसका ओवरव्यू में ना कुछ चीज़ें स्टडी करते हैं। देखो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में लेजिस्लेशन इसकी बनाई गई थी, ये इनेक्ट हुआ था। अब कुछ आप डिसीजन आउटकम्स लेते हो जो आपकी इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आते हैं। जैसे कोई ऑफेंस अकर होता है, अब ये एक्ट के अकॉर्डिंग जब आप उस ऑफेंस के रिगार्ड कोई डिसीजन आउटकम लेते हो, अगर हम उसका एक सीक्वेंस स्टडी करें विद रेफरेंस टू इन राइजिंग सिवियरिटी ऑफ ऑफेंसेस, यानी पहले ऑफेंस छोटा था, फिर उसके बाद वो बड़ा, फिर उसके ऊपर बड़ा, यानी एक राइजिंग सीक्वेंस में सबसे पहले क्या डिसीजन आउटकम, देखो सबसे पहले तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है, वो ये कहता है सबसे पहले तो आप जो आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट अराइज हो रहा है उसको रिमूव करो, ठीक है, ये सबसे पहले डिसीजन आउटकम होती है। अगर ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा तो वो कहते हैं वो आप प्राइस जो कंज्यूमर ने पे किया उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसको रिटर्न कर दो। ओके, अब अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये दो चीजें, अब पहली जो चीज थी वो नॉर्मल सिवियरिटी थी, अब अगर आपके पास उससे ज्यादा सिवियरिटी आती है तो आपने प्राइस रिटर्न कर दिया, अगर उससे भी ज्यादा कोई आपके ऑफेंस की सिवियरिटी, तो वो अगर आपके को प्रोडक्ट के कारण कंज्यूमर को किसी तरीके से कोई हार्म हुआ है तो आप कंज्यूमर को कंपेंसेशन पे करो। अब उसके भी ज्यादा अगर आपका ऑफेंस उससे भी बड़ा है तो आपने जिस अनफेयर प्रैक्टिस में आप इंडल्ज हुए, देखो ये सारी ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफेंसेस हैं और जो डिसीजन आउटकम्स हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग है। अब जिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के कारण आपके कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के थ्रू हार्म हुआ है, आप उसे डिसकंटिन्यू कर दो। और एट लास्ट अगर सबसे बहुत ही बड़ा आपने कुछ हार्म किया है किसी को या कोई अनएथिकल प्रैक्टिस में इंडल्ज हुआ है, तो इससे क्या होता है, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, वो ये कहता है पेनल्टीज, यानी कॉस्ट इंपोज कर दो पार्टीज पे जिसके कारण ये चीज हुई है। सो ये तो थी डिसीजन आउटकम्स जो इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्शन एक्ट 1986 के अंदर है, राइजिंग सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस के सीक्वेंस में। ओके, देखो जो आपका कंज्यूमर, देखो प्रोडक्ट्स हैं, मशीनें बनाती हैं, डैम श्योर है कोई ना कोई तो बीच में प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, कंज्यूमर्स की ग्रीवियंसेस अराइज हो सकते हैं, उसको कैसे रिड्रेस करना, उसके लिए भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने एक पूरा रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया। देखो जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का, वो आता है सेक्शन 9 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जिसने रिकमेंड किया था 3 टायर सिस्टम। अब जो इसमें 3 टायर है उसमें सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म, यानी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फॉर्म, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये सबसे पहला लेवल है जो कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं उनको रिड्रेस करता है। सेकेंड आता है स्टेट लेवल पे, यानी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, पहले फॉरम था अब कमीशन बन गई, यानी इसे हम स्टेट कमीशन के नाम पे जानते हैं, ये स्टेट लेवल पे होता है। अगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो सके फिर आ जाता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, यानी नेशनल कमीशन के नाम से जिसे जाना जाता है। ये जो है ये अब होती है नेशनल लेवल पे। ओके, बस आपको इसका इतना ही स्टडी करने की जरूरत है। देखो एक चीज याद रखो, आप जो तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट पेपर की, इसमें देखो आप हर बच्चा जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है, हर बंदे जिसने भी चलो वीडियोस को नहीं भी देख रहा है,
अगर वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ऑलरेडी वो एमकॉम कर चुका होगा, ये एमबीए कर सकता है, यानी इन शॉर्ट सिंपल वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका होगा या कर रहा होगा। देखो आपने ऑलरेडी +1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक बहुत ज़्यादा डिटेल पड़ी हुई है, जस्ट आपको एक रिकॉलिंग की ज़रूरत है। सो आपको पता है कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें स्टडी की हुई हैं डिफरेंट सेमेस्टर्स में, डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट क्लासेस में। सो हम उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे जिनमें से पेपर आता है, यानी कि सिलेबस कंप्लीट कवर करेंगे, बट हमने कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है। अगर तो आपने अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो डू अवॉइड रेक्टिफिकेशन। आप याद नहीं कर सकते, कितना याद कर लोगे? इस पेपर में +1 +2 बीकॉम होगी और एमकॉम, 2 साल +1 +2 के, 3 साल बीकॉम के, 2 साल एमकॉम के, यानी 2 और 3 5 7 साल की आप बुक्स को याद नहीं कर सकते। आपको अपने माइंड का रिफ्लेक्टिव लेवल बढ़ाना होगा। आप चीज़ों को समझो, क्या वो पूछना चाहते हैं, पेपर कैसे आता है, पेपर का क्या पैटर्न होगा, क्या मेन चीज़ों पे हमें कंसंट्रेट करना है। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से होप सो समझ आ गया। अगर आपके कोई डाउट्स अराइज होते हैं, आप मुझे चाहे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, आपके डाउट्स को 100% श्योरिटी है मैं क्लियर करूँगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें से ना जो आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम के नाम से जो जाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ स्टडी करते हैं। देखो, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या कहता है? वो कहता है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है ना, उसमें एक लेडी सोशल वर्कर का होना बहुत ज़रूरी है। यानी बाकी कोई भी हो सकता है, बट एक लेडी सोशल वर्कर का होना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी स्टेट कमीशन है उसमें एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हाई कोर्ट का प्रेजेंट में जज हो या पास्ट में जज रहा हो। यानी अगर आप स्टेट कमीशन बना रहे हो, स्टेट कमीशन में एक ऐसा बंदा जरूर प्रेजेंट होना चाहिए जो हाई कोर्ट के लेवल का, यानी हाई कोर्ट का प्रेजेंट में या पास्ट में जज हो। नेक्स्ट, जो आपकी जो नेशनल कमीशन है, यानी जो जिसको हम नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है, उसमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जज होना चाहिए, चाहे प्रेजेंट में चाहे पास्ट में वो रहा हो। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो देखो, जो आपकी राइट्स हैं कंज्यूमर के, जो सेक्शन 6 के अंदर आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, उनको कुछ देखो राइट्स काफ़ी हैं, उनमें से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो, जो सबसे वो क्या कहते, सबसे पहले एक राइट क्या कहती है, जो कंज्यूमर है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड। अब कंज्यूमर को प्रोटेक्शन चाहिए किसके लिए? अब उसको प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हजारियस है लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। यानी देखो बिजनेस हर तरीके का बिजनेस है, हर बिजनेस अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाएगा, उनको मार्केट करेगा, तभी तो कंज्यूमर्स को पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस क्या प्रोडक्ट बना रहा है। सो आपने उनकी मार्केटिंग के रिलेटेड कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी, ये राइट है कंज्यूमर की, यानी कंज्यूमर्स को राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। लाइक मान लो जैसे चिल्ड्रन है, एडल्ट्स हैं और ओल्ड एज है, तीनों के प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। सो आप जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो वो उसके लिए उसकी मार्केटिंग दूसरे के लिए उसकी हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है इसकी, क्या जो अगली राइट है वो कहती है टू बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल सर्विस द ड्यू कंसीडरेशन एट एप्रोप्रिएट फॉरम्स। 3 फॉर्म्स हमने स्टडी किए हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। अगर कोई भी कंज्यूमर है उसकी कोई ग्रीवेंस अराइज हो रही है, उसका जो इंटरेस्ट है उसको एप्रोप्रिएट वे में बिल्कुल बिना कोई इनकन्वीनियंस कॉज किए हुए सॉल्व करना, ये फॉरम्स का काम है। नेक्स्ट, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने कंज्यूमर को राइट दिया कि उनके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, यानी कि उनके पास ऐसी राइट है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी पोटेंसी, उसकी क्या प्योरिटी या क्या गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस है, उसके रिगार्डिंग बिजनेसेस ने उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है। देखो, जो कंज्यूमर्स हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि
कुछ ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं और बिजनेस मेथड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स को हार्म करते हैं। अब जो कंज्यूमर्स हैं उनको उन जो मैंने आपको बताया कुछ ऐसे ट्रेड प्रैक्टिसेस और बिजनेस मेथड्स हैं जो कंज्यूमर को हार्म करते हैं। इन देखो हर कोई मेथड ट्रेड प्रैक्टिस या हर कोई मेथड बिजनेस का हार्मफुल नहीं होता है, बट कुछ होते हैं। सो जो वो कुछ की कैटेगरी में आते हैं ना, उनको लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन चाहिए, जिनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया है। देखो जो आपकी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है वो इकोनॉमी में इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, उनकी ड्रीम है। और कंज्यूमर सॉवरेंटी एक मिथ है, कोई वो वैलिड रीजन नहीं है लीगल प्रोटेक्शन के कारण। सिंपल कहना क्या चाहते हैं, देखो हर इकोनॉमिस्ट क्या चाहता है जो आपकी मार्केट हो ना वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। इसको भी हम बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, वैसे आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन आगे भी स्टडी किया हुआ है, बट हम इसको भी आगे बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अब कंज्यूमर की जो सॉवरेंटी है वो एक सिंपल जस्ट मिथ है, वो कोई लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक वैलिड रीजन नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोटेक्शन है ना वो अकेली ना मार्केट फोर्सेस पे नहीं डिपेंड कर सकती, ना तो कवीट एम्प्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो सफिशिएंट है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो जो आपका कवीट एम्प्टर का कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी हम बड़ी डिटेल में स्टडी करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लेट द कंज्यूमर बी बीवेयर। मतलब क्या, वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये कहता है कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बट जो ये कॉन्सेप्ट है ना ये सफिशिएंट नहीं है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। इवन जो आपके मार्केट फोर्सेस है वो भी अकेले प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फैमा। देखो जो फैमा है ना ये एक इंडियन लॉ है जो रेगुलेट करती है फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस को, आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको, जो आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हो रही है उनको। यानी जो ये इंडियन लॉ ये इन जो मैंने आपको चीज़ें बताई, यानी आपकी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन, फॉरेक्स हो गया, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होगी, ECB यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बॉडी, उनको रेगुलेट करती है। अब जो ये रेगुलेशन है यानी ये लॉ ये गवर्न करती है वेरियस एस्पेक्ट्स को जो आपके फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, आपका रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स, यानी आपका इंडियन कोई कंपनी फॉरेन की कंपनी इंडिया में ऑपरेट करके प्रॉफिट कमा रही है वो सारा पैसा अपनी होम कंट्री को भेजती है, इसे हम कह देते हैं रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स। फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। देखो जो आपके फॉरेन, अब मैंने 3 चीज़ें बताई हैं आपको, एक तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। देखो जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना इसको हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, यानी FDI होगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। यानी ये 4 तरीके की फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकती है और इंडिया दूसरी कंट्रीज में भी कर सकता है, यानी इवन कंट्री लेवल पे भी हो सकती है, स्टेट लेवल पे भी हो सकती है और इवन कोई इंडिविजुअल पर्सन भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स क्या होती हैं। देखो जो आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है ये एक ना लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का। इसका मतलब क्या है, बोरिंग फंड्स को बोरो करना। अब कौन करेगा, एंटिटी बोरो करेगी फ्रॉम इन वन कंट्री फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड दैट कंट्री। सिंपल कहना क्या चाहते हैं, मान लो अगर इंडिया की कोई एंटिटी फॉरेन की कंट्री से पैसा लेती है यानी बोरो करती है, उसे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कहते हैं। यानी अब ये इंडिविजुअल पे लेवल्स पे नहीं होगा, ये बिजनेस एंटिटीज है, इसलिए ही इसका नाम कमर्शियल बोरिंग्स है। ओके, अब जो ये टिपिकली इसमें क्या चीजें आती है, ये आती है बोरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन गवर्नमेंट्स। यानी जब बिजनेस या गवर्नमेंट फॉरेन के यानी आउट ऑफ इंडिया किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन की गवर्नमेंट से बोरो करता है, उसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के नाम से जानते हैं। अब देखो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। देखो फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली रेफर्स टू फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन की करेंसी यानी बाहर की, इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जो फॉरेन की करेंसी है, और उसमें क्या क्या, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कह देते हैं। उसमें क्या क्या मेन की चीजें आती हैं, सबसे पहले आते हैं जो डिपॉजिट्स पेएबल है फॉरेन करेंसी में। यानी इसका क्या मतलब है, दिस रेफर्स टू फंड्स
हेल्ड इन अकाउंट्स और डिपॉजिट्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। हमारे पास कुछ ऐसे फंड्स हैं जो हमारे अकाउंट्स में या हमारे डिपॉजिट्स में है, बट उनके जो डिनोमिनेशन है, यानी जिस कंट्री करेंसी में वो डिनोमिनेट हो रहे हैं, वो फॉरेन की है। यानी जैसे इंडिया के पास यूएस के डॉलर्स एक अकाउंट में पड़े हैं। उसके बाद आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। यानी बिल, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे इशू इंडियन करेंसी में किया गया था, बट जो उसमें ऑब्लिगेशन है पे करने की वो फॉरेन करेंसी में। ये एक फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है। ओके, उसके बाद आते हैं ट्रैवलर्स चेक, जो ड्रॉ किए गए थे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो आउटसाइड इंडिया थे, बट जिनकी पेमेंट इंडियन करेंसी में नहीं। यानी सिंपल सी बात है, मान लो यूएस ने कोई ट्रैवलर्स चेक इशू किया है, यानी उसके कोई इंस्टीट्यूट ने ट्रैवलर्स चेक इशू किया जिसकी पेमेंट इंडिया में होगी, सो ये भी फॉरेन एक्सचेंज का एक हिस्सा है। ये बेसिकली ट्रैवलर्स चेक होते हैं, इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं जिनकी डिनोमिनेशन इंडियन करेंसी में होती है, जिनको इंडियन करेंसी में इन कैश करवाया जाता है। ओके, जो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, वो एक इंक्रीजिंग रोल प्ले कर रही है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और कंट्रीब्यूट कर रही है सिग्निफिकेंट शेयर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और एक्सपोर्ट्स में। सिंपल क्या बात है, देखो जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रही है इंडिया में, टेक्नोलॉजी आ रही है बाहर से, इवन एक्सपर्टाइज आ रहा है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक तो वो इंक्रीज होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट। देखो अगर कोई फॉरेन की एमएनसी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, वो अपनी बिजनेसेस को ओपन कर रही है, उससे हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, इवन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, जो आपका substantial increase in the magnitude of capital inflows has remarkably improved the balance of payments and foreign exchange reserve position। कहना वो क्या चाहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जैसे मैग्नीट्यूड मतलब डिग्री, यानी मतलब कि आपका लेवल, जो आपके कैपिटल इन्फ्लोस हो रहे हैं, यानी इंडिया में जो फॉरेन से पैसा आ रहा है उसमें इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड में इतना ज़्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है ना, जिसने हमारे इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पोजीशन है उसको इंप्रूव कर लिया। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इंडिया के वो इंप्रूव हो गए हैं। अब ये कैपिटल इनफ्लोस के रिगार्डिंग जो ये स्टेटमेंट, ये ना एक स्टेटमेंट आई थी पेपर में, इसलिए इसको ना बड़े ध्यान से समझो। अब जो ये स्टेटमेंट थी ना, ये बिल्कुल कैपिटल इनफ्लोस के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ट्रू थी, क्योंकि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड होती है जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करती है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उनको इम्प्रूव करती है। अब ये एक चीज़ है। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो ये एक अकेला फैक्टर नहीं है जो इंप्रूवमेंट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑल्दो ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूट अच्छा कर रहे हैं हमारी कैपिटल इनफ्लोस में, जो ये फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडेड है, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है, हमारे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है, बट ये हमारे अकेले फैक्टर्स नहीं है जो इंप्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेड बैलेंस होगा, रेमिटेंसेस होगी, और इसके अलावा भी कुछ कैपिटल फ्लोस होते हैं जिनका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे सोशो कल्चरल फैक्टर्स। देखो जो आपके सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं इनका क्या है, जिसमें बिलीव्स हो गए, आपकी वैल्यूज, कस्टम्स हो गए, बिहेवियर्स हो गए और डेमोग्राफिक्स हो गए सोसाइटी के, सब कुछ आता है। यानी सोशो कल्चरल फैक्टर्स बेसिकली इनकम्पास करते हैं बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, कस्टम्स को, बिहेवियर्स को और डेमोग्राफिक्स हैं जो सोसाइटी के। अब जो ये फैक्टर है ये बिजनेस प्रैक्टिसेस को और उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जो स्ट्रेटजीज होंगी वो किस एरिया में होंगी, मार्केटिंग की होगी, प्रोडक्ट को डेवलप करने की होगी या कल्चर को कॉर्पोरेट करने की। अब जो बिजनेस है उनको ज़रूरत है, उनको समझना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा सोशो कल्चरल फैक्टर्स को इन कॉन्टेक्स्ट टू इफेक्टिवली मीट द नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर टारगेट मार्केट। यानी अगर बिजनेसेस को अपनी टारगेट मार्केट में कुछ अचीव करना है या उनकी जो टारगेट मार्केट है उनकी जो नीड्स और प्रेफरेंसेस है ना, उनको सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उसे प्रोग्रेस करना है। इसमें उन्होंने नेक्स्ट क्या देखो हमारी इन्वायरमेंट्स अलग अलग तरह की है। जो आपकी बिजनेस की राइवल फर्म्स होते हैं, जो कॉम्पिटिशन, वो आते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में।
में। जो टेक्नोलॉजी है वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद अगर आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, वो आता है आपकी ग्लोबल इन्वायरमेंट में। जो बिजनेस के एथिक्स हैं वो आते हैं सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट में। ओके, होप सो आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम अपने टॉपिक में मूव ऑन करेंगे वो आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो, जो आपका CSR के नाम से हम इसे जानते हैं, ये इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू ethical and voluntarily actions taken by businesses to contribute to society and environment beyond their core economic activities। देखो, आपको सिंपल ये तो पता है बिजनेसेस क्यों किए जाते हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट अर्न करने। उनका क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बट जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR ये क्या कहता है? देखो, ये एथिकल और वॉलंटरली एक्शंस है जो बिजनेस टेक करता है, यानी जो बिजनेस खुद करता है बियॉन्ड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी ये जो एक्शंस हैं जो वॉलंटरली किए जाते हैं बिजनेस के थ्रू, ये सोसाइटी के लिए किए जाते हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए किए जाते हैं। यानी ये जो इन्वायरमेंट, देखो बिजनेस एक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, वो इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है, यानी वो इन्वायरमेंट से रिड्यूस हो रहा है। सो बिजनेस की एक जिम्मेवारी यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, क्या जो वो पे बैक कर सके। ओके, इसे हम CSR के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली ऐसे इनिशिएटिव आते हैं जो फिलैंथ्रोपी हो गया, आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, आपकी लेबर एक्ट, जो आपकी लेबर प्रैक्टिसेस हैं उनको एथिकल होना पड़ेगा, आपने अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके साथ रिलेटेड होते हैं। अब जो CSR की एक्टिविटीज़ है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है बिजनेस के लिए। अगर उन्होंने, अब ये इंपॉर्टेंट हुई क्यों है? अब प्रेजेंट में ना हर बिजनेस CSR में काम कर रहा है, यानी हर बिजनेस कुछ परसेंटेज अपने प्रॉफिट्स की या कुछ रेशियोस वगैरह मेंटेन करके रखता है ताकि वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। कारण क्या है? देखो, जो बिजनेसेस CSR को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, उसको अच्छे से उसकी टेक केयर करते हैं, एक तो उनका पॉजिटिव रेपुटेशन होता है सोसाइटी की नज़र में, वो स्टेक होल्डर्स को इनकरेज करते हैं वो उनके साथ लॉयल रहें, इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। देखो, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो बिजनेसेस बियॉन्ड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, दैट सिंपली रेफर्स टू कमिटमेंट ऑफ बिजनेसेस टू एक्ट एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल वेलबींग। सिंपल CSR क्या कहता है? वो ये कहता है ये बिजनेस की एक कमिटमेंट है, यानी उसमें एथिकली एक्ट करना है और सोसाइटी के वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट करना है। अब कुछ की एरियाज हैं CSR में, उनको स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसका क्या कहना है? जो देखो, जो आपके बिजनेस है ना, वो ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं जो पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग है, लिटरेसी के रिगार्डिंग है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के बेटरमेंट में। नेक्स्ट इसमें जो मेजर एरिया आता है वो आता है मेंटेन करना इकोलॉजिकल बैलेंसेस को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। देखो, जो CSR है वो इन्वॉल्व करता है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें इन्वायरमेंटल स्टेवरशिप आती है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है, ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट जो बिजनेस ऑपरेशन का इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है उनको मिनिमाइज किया जा सके। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें मेल्टिंग स्मेल्टिंग वगैरह हो रही है, यानी आयरन को मेल्ट किया जा रहा है या कुछ और ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो पोल्यूशन को जनरेट करता है, यानी उस बिजनेस की CSR ज़्यादा, यानी उसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी यानी कॉर्पोरेट छोड़ो, सिंपल उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके बिजनेस ऑपरेशंस के कारण बिजनेस जो आपस की उसकी जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है इसमें जो मेन एरिया वो है रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग टू सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। यानी CSR का जो थर्ड मेन एरिया वो क्या कहता है? आप रेंडर करो, आप स्पॉन्सर करो और डोनेट करो सोशल और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में। यानी जो बिजनेस है ना वो इंगेज करते हैं अपने आप को फिलैंथ्रोफी एक्टिविटीज़ में, वो सोशल इनिशिएटिव्स को स्पॉन्सर करते हैं, वो चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए लार्ज ऑफ अमाउंट्स यानी ह्यूज अमाउंट्स डोनेट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ दियर CSR एफर्ट्स। अब
इसके अंदर ना एक ना मॉडल आता है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट्स कैरोल्स मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जो कैरोल्स मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ना मेन 4 लेवल्स है, उनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो लेवल था वो है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब जो ये लेवल था ना ये फोकस करता था कंपनी की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू बी प्रॉफिटेबल एंड जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर इट्स शेयर होल्डर। अब ऑल्दो ये पार्ट था सीएसआर का, यानी ये एक कैरोल का मॉडल सीएसआर का मॉडल है। इसका जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जो पहला लेवल है वो है टुवर्ड्स बिजनेस का, जो पहला लेवल है वो है टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स। यानी बिजनेस की ये लेवल ऐसा लेवल है जो बिजनेस को ये कहता है कि वो फोकस करे जो कंपनी की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट को जनरेट कर सके, उनके लिए इकोनॉमिक वैल्यू को जनरेट कर सके। इवन जो ये है ये क्या कहता है कि जो बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है वो ऐसे भी तरीके से करो जिससे जो प्रॉफिट्स हैं बिजनेस के वो मैक्सिमाइज हो सके और बिजनेस में फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो पाए। नेक्स्ट था इसका लेवल था लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब जो ये लेवल था ये क्या था, ये कहता था कंपनी की जो ऑब्लिगेशन है, कंपनी की एक ऑब्लिगेशन है कंप्लाई करना लॉस और रेगुलेशंस ऑफ द कंट्रीज इन विच ऑपरेट्स। यानी सिंपल क्या लेवल ये कहता है, देखो जो अगर मैं आपको इसके एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जितनी भी कंपनीज यानी जितने भी बिजनेस इंडिया में ऑपरेट करना है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडियन रूल्स लॉस और रेगुलेशन के साथ उनको कंपाइल करना ही पड़ेगा। ये सिंपल क्या इसमें चीजें आती थी, अधेरेंस टू रेलेवेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी जो आपकी रेलेवेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स है आप उनको अधेयर करो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो लेबर लॉस होगी, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस होगी, इवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन की लॉस, उनको बिजनेसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप किसी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो। थर्ड जो इसका लेवल आता है वो आता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब जो ये लेवल था ये this level involves going beyond mere legal compliance and marketing decisions and conducting business activities based on ethical principles and values। इस लेवल का ये कहना था, कैरोल के मॉडल के थर्ड लेवल का ये कहना था, आपने फर्स्ट में अपना प्रॉफिट भी देख लिया, अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को भी इंक्रीज कर दिया, सेकंड में अब आपने लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है कंट्री की उसके साथ भी कंप्लाई कर लिया। अब आपको इन दोनों से आगे जाना पड़ेगा। आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज इस तरीके से कंडक्ट करो जो आपकी जो वो एथिकल रहे, किसी भी टाइप की अनएथिकल प्रैक्टिस में आप इंडल्ज नहीं होगे, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी वैल्यूज हैं वो बिल्कुल एथिकल होनी चाहिए। ये बेसिकली इसमें इट इंक्लूड्स कंसीडरिंग द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्शंस ऑन स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी इवन इफ नॉट एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये लेवल सिंपल ये कहता था चाहे किसी लॉ में मेंशन है या नहीं भी, तब भी आपने ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो आपके स्टेक होल्डर्स और सोसाइटी को किसी ना किसी वे में बेनिफिट करें, और आपने उन एक्टिविटीज को रिड्यूस करना है, बिल्कुल खत्म करना है या मिनिमाइज करना है जिनका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। लास्ट जो इसमें फोर्थ लेवल था वो था फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब जो ये लेवल था ये रिप्रेजेंट करता था जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कंपनी कर रही है खुद सोसाइटी के वेलबींग के लिए, यानी कंपनी लॉस से भी अलग हटके खुद अपने वॉलंटरी वे में कुछ ऐसे एक्शंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रही है जिससे सोसाइटी की इंप्रूवमेंट हो रही है, वो आते हैं फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बेसिकली कंपनीज ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं जो बेनिफिट करती है कम्युनिटी को। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं तो सच एज चैरिटेबल डोनेशंस, यानी डोनेशंस देना, चैरिटी देनी, कम्युनिटी की डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेने या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना। ओके, नेक्स्ट जो आपका CSR है, कंज्यूमर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर्स इंक्लूड्स। देखो इसके अंदर हम देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सोसाइटी की तरफ तो बता दी मैंने, यानी पूरी डिटेल में तो बता दी। अब आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले कंज्यूमर्स के टूवर्ड्स क्या बनती है। देखो सबसे पहले तो बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर ये है कि उन्होंने जो गुड्स सप्लाई करने हैं वो करने हैं रीजनेबल प्राइसेस पे, वहां पे भी जहां पे पूरी की पूरी सेलर की मार्केट भी चाहे क्यों ना हो, यानी कि मोनोपोली में भी आपने कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस में ही प्रोडक्ट्स को सेल करना है, विच एम्फसाइजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन रीजनेबल प्राइसिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। यानी जो CSR है वो ये कहता है
कि चाहे आपकी पूरी सेलर की ही मार्केट क्यों ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है कि आपने जो प्राइजेस सेट करने हैं कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो वो रीजनेबल होने चाहिए। उससे सेकेंड जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, टू प्रोवाइड करना एक अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड एंड रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंसेस। यानी क्या कहते हैं वो, देखो सीएसआर ये कहता है कि आपको एक पूरी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कंज्यूमर्स को हर्ड करने के लिए। यानी मान लो अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के कारण कोई भी कंज्यूमर की ग्रीवियंस राइज होते हैं जो जेन्युइन है, उनको रिड्रेस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि कंज्यूमर भी को किसी भी टाइप की इनकन्वीनियंस को फेस ना करना पड़े। अब जो ये है ये हाईलाइट करती है कंपनी की कमिटमेंट्स को एड्रेस करने में कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स और ग्रीवियंसेस को। यहाँ पे हमारा सीएसआर का टॉपिक मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, आपको मैंने अपनी पूरी फर्स्ट लाइन को अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। एक बार हम देख लेते हैं फर्स्ट लाइन। देखो हमने हमारी फर्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज में मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, फिस्कल पॉलिसीज क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस में, लीगल एनवायरनमेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फैमा हो गया, सोशियो कल्चर फैक्टर्स हो गए, और इन्फ्लुएंस क्या है बिजनेस का, मतलब सोशियो कल्चर फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुएंस है बिजनेस पे, और सीएसआर का टॉपिक, इसको हमने स्टडी कर लिया है। होप सो आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल इसी वे में हम हर यूनिट को डिटेल में टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होंगी। आज से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर लिया, 3 मंथ्स तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, फिर हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, ताकि जो आप विद 100% अपना यूजीसी नेट और जीआरएफ को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ। सो आज का सेशन वाइंड अप करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। इसकी पीडीएफ मैं आपको अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको स्टडी जरूर करना। मैंने तो आपको एक बार करवा दिया, अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो या आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उसका मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया या उसकी डिटेल चाहिए हम उसको भी दोबारा से कर लेंगे। पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे सारा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, फिर कल मिलेंगे विद अ न्यू क्लास विद अ न्यू टॉपिक। Good evening. Have a nice day ahead.